हेलो एवरीवन, हम लोग कर रहे थे चैप्टर थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और ये वीडियो उस चैप्टर की 5वीं वीडियो है। मैं आपको लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन दी थी। कल मैं वीडियो बना नहीं पाई थी बिकॉज दैट वाज रक्षाबंधन एंड आई वाज सुपर एग्जॉस्टेड एट द एंड ऑफ द डे और मुझे सोसाइटीज़ के भी कुछ फॉर्म्स भरने थे। सो मैं आपको लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन दी थी। आई होप आपने किया होगा, ट्राई ज़रूर किया होगा। अगर आपसे नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं वो वापस से बता रही हूँ। नाउ हमारा क्वेश्चन क्या था, एक फर्म है इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, कितने का, 50,000 का, एंड उससे उसकी एक्सपेक्टेड रेवेन्यू 15,000 थी, जिसमें उसका कॉस्ट था 5,000। नाउ अगर वो, ये था हमारा केस 1। दूसरा ऑप्शन फर्म के पास ये था कि अगर वो उसी अमाउंट को 50,000 को कहीं बैंक में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में रखे तो उसे पैसे मिल रहे थे वहाँ से 3750 हाफ टाइम में, जितना कि वो 15,000 कमाए इन सबसे पहले तो यहाँ पे हमें कंपेयर करना होगा कि फर्म का मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है एंड उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल रहा है उसे मार्केट से, एंड जो बड़ा होगा फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि वो इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी के साथ जाएगा या फिर वो बैंक में इन्वेस्ट करेगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले प्रोस्पेक्टिव यील्ड। प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या है भाई साहब की, मैं बता चुकी हूँ आपको। क्या होता है प्रोस्पेक्टिव यील्ड, हमारी जो रेवेन्यू है उससे हम कॉस्ट हटा देते हैं, लेकिन जो हमारी नेट रेवेन्यू वही हमारी प्रोस्पेक्टिव यील्ड है। इट इज़ 15,000 माइनस 5,000, 10,000। ठीक है, अब आगे देखो इसकी कॉस्ट क्या है। 5,000, रेवेन्यू क्या थी टोटल 15,000, तो हमारा प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या हो गया 10,000। अब इससे MEI अगर हम फाइंड करें, MEI इक्वल टू मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल टू प्रोस्पेक्टिव यील्ड बाय सप्लाई प्राइस इनटू 100, दैट इज 10,000 बाय सप्लाई प्राइस कितनी है हमारी 50,000 इंटू 100, ये हो गई हमारी 20%। हमें ये तो पता चल गया कि अगर वो मशीनरी में इन्वेस्ट करेगा तो उसकी मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगी। अब आगे हमें देखना होगा कि इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट इसे क्या मिल रही है। हमें एक अमाउंट दिया हुआ है इंटरेस्ट में कि भाई उसे 3,750 रुपीज़ मिल रहे हैं हाफ ऑफ द टाइम में, जितने कि वो मशीनरी में 10,000 या 15,000 कमा ले। टोटल रेवेन्यू 15,000 है एंड नेट रेवेन्यू 10,000 है। सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि वो पूरे टाइम में कितना कमाएगा, क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो ये तो पता करना पड़ेगा ना कि वो पूरे टाइम में कितना कमा रहा है। तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर कर देती हूँ। देखो हाफ टाइम में वो कमा रहे हैं 3,750 रुपये, तो फुल टाइम में कितना कमाएगा, फुल टाइम पीरियड में 3,750 इंटू 2, बेसिक सी मैथ है, इट विल बी 7,500। परसेंटेज में हमें निकालना, क्योंकि हमारी मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट भी परसेंटेज में। तो व्हाट परसेंट ऑफ 15,000 इज 7,500। ये कैसे आया पता है कि भाई साहब 15,000 का कितना परसेंट है 7,500। व्हाट परसेंट ऑफ 15,000 इज 7,500, वही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अब देखो x इक्वल टू 7,500, ये तो बात की बात थी,
x इक्वल टू 7500 इंटू 100/15,000। ये 100 कहाँ से आया, परसेंटेज में यहाँ पे था तो 100 आके मल्टीप्लाई हो गया 5। $15,000 $7,500 it is 50,000 right, 50,000। ये 3 जीरो कट गए, ये भी जीरो कट गया, 15% ऑफ 50,000 इज 7,500। हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई, 15%। मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, 20%। क्या करेगा फॉर्म, भाई MEI इज मोर देन ROI, सो द फर्म विल गो विथ मशीनरी खरीद लेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। वैसे यहाँ मैं थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दी, आपके एग्जाम में इतने आते नहीं हैं। अगर आप यहाँ तक बना लिए तो भाई यू आर ओके विद द सिलेबस। ये तो बस थोड़ा ही ऐसे ही मैंने एनालिटिकल सा डाल दिया था रेट ऑफ इंटरेस्ट का, वो आपको सीधे एग्जाम में दे सकता है। यहाँ पे मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आप इस क्वेश्चन में निकाल लिए देन यू आर ओके, यू आर एट पार। चलो अब मैं चैप्टर के साथ आगे बढ़ रही हूँ। इस चैप्टर में अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बताई थी कि हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, उसके 2 अप्रोचेज होते हैं, ADAS, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट। तो आज मैं आपको एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच एंड सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच बताऊंगी। इक्विलिब्रियम अंडर केनेसियन एनालिसिस। सबसे पहले तो मैं बोल रही हूँ केन्स। इससे पहले थे क्लासिसिस्ट, जिनके बारे में हमें पढ़ना नहीं है, बट स्टिल मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ कि केन्स और क्लासिसिस्ट में डिफरेंस क्या था। अकॉर्डिंग टू क्लासिसिस्ट उनका ये कहना था कि उन्होंने ज़्यादा फोकस सप्लाई पे करा। क्लासिसिस्ट के हिसाब से हमारी इकोनॉमी में कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के अलावा कुछ नहीं होगा। उनके हिसाब से अगर फर्म सप्लाई कर रहे हैं तो वो अपना डिमांड खुद देख लेंगे। उनका कहना यह था कि सप्लाई कर रहे हैं मतलब वो इनकम जनरेट कर रहे हैं। मैंने बताया था ना, एस इक्वल टू इनकम। सप्लाई कर रहे हैं मतलब वो इनकम जनरेट कर रहे हैं, और उस इनकम को वो क्या कर रहे हैं, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, वेज, प्रॉफिट, इसमें बांट दे रहे हैं। तो इससे लोगों को इनकम मिल रहा है। सप्लाई से इनकम जनरेट कर, आप इनकम मिल रहा है तो लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो इनकम मिल रहा है तो फिर वो डिमांड क्रिएट हो गया इकोनॉमी में। तो क्लासिसिस्ट के हिसाब से हमारी इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे रहेगी। ऐसा कभी होगा ही नहीं कि हमारी इकोनॉमी में कुछ भी फुल एम्प्लॉयमेंट से बाहर है। अकॉर्डिंग टू क्लासिसिस्ट ऐसा था। बट जब हमारा ग्रेट डिप्रेशन आया 1930 में, तो उसके बाद इकोनॉमी तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं थी। उसके बाद हमारे केन्स साहब इमर्ज हुए, जॉन मेयार्ड केन्स। चलो फिर केन्स साहब इमर्ज हो गए 1930s में। अब इन्होंने कहा, उधर क्लासिसिस्ट क्या कर रहे थे, उधर क्लासिसिस्ट सप्लाई साइड पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, डिमांड एंड सप्लाई पे। इधर केन्स साहब आए, इन्होंने कहा कि भाई उन्होंने जो कहा क्लासिसिस्ट वो तो ग्रेट डिप्रेशन में फिर वो गलत हो गए। अब मैं बता रहा हूँ, केन्स ने एग्रीगेट डिमांड पे ज़्यादा फोकस करा। उनके हिसाब से वी आर लिविंग इन अ शॉर्ट टर्म इकोनॉमी। हम लोग सब शॉर्ट टर्म में रह रहे हैं, लॉन्ग टर्म में उनके हिसाब से कोई जिंदा ही नहीं रहेगा, तो लॉन्ग टर्म पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। शॉर्ट टर्म में उन्होंने कहा कि सप्लाई जो है वो फिक्स्ड है, एग्रीगेट सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते हम लोग शॉर्ट टर्म में। उन्होंने सप्लाई को फिक्स रखा, लेकिन उनके हिसाब से हमारा जो डिमांड है वो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम डिसाइड करेगा। जो एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी की है उन्होंने उसे मेन फैक्टर बताया इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम का। तो ये थी बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच। अब केन्स के हिसाब से
हमारी इकोनॉमी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे रहे। एक फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, मैं आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। वो सब कुछ, चाहे वो रिसोर्स हो, चाहे वो आदमी हो या कुछ भी हो, अगर वो काम करना चाह रहा है, विलिंगनेस है, वो काम करने लायक है, एबिलिटी है, एंड एक पर्टिकुलर वेज रेट पे खुश है कि हाँ भाई मैं काम करूँगा, एंड उसे बिना किसी डिफ़िकल्टी के काम मिल रहा है, चाहे वो रिसोर्स हो चाहे कोई आदमी हो, अगर वो काम करना चाह रहा है, एबिलिटी है उसके अंदर और उसे काम मिल रहा है, तो हमारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो अब केन्स के हिसाब से ज़रूरी नहीं कि हमारी इकोनॉमी में अगर एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई रहे तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही रहेगा। अकॉर्डिंग टू क्लासिसिस्ट कि हमारी इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पर रहेगी, इक्विलिब्रियम है मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट क्लासिसिस्ट के हिसाब से। लेकिन केन्स ने इसी को गलत कहा। ग्रेट डिप्रेशन 1930 के बाद केन्स ने इसे गलत कहा और उन्होंने अपनी एक अलग थ्योरी दी और उसके बाद हम उसे पढ़ रहे हैं। हमारे में तो बहुत स्क्रैच है, बहुत कम हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आप ADAS अप्रोच यानी इक्विलिब्रियम के जो अप्रोच है, दो अप्रोच होते हैं इक्विलिब्रियम के। अकॉर्डिंग टू केन्स इक्विलिब्रियम के दो अप्रोच। पहला तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच एंड दूसरा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सेविंग्स को हम IS लिख रहे हैं एंड इन्वेस्टमेंट को I लिख रहे हैं अप्रोच। अब ADS अप्रोच क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड के बारे में मैंने क्या बताया था, वी आर वर्किंग इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी। तो एग्रीगेट डिमांड कौन कर रहा है? AD इक्वल टू 2 सेक्टर इकोनॉमी है। कौन कौन है? हाउस होल्ड है और फर्म है। हाउस होल्ड डिमांड करते हैं उसे क्या कहते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर C। फर्म्स डिमांड करते हैं उसे क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर I। समझ गए? अब देखो AS क्या होता है? AS इक्वल टू कंजम्पशन। AS को हम इनकम मानते हैं ना, तो इनकम या तो कंज्यूम होगा या सेव होगा। एंड केन्स के हिसाब से जब C प्लस I इक्वल टू C प्लस S रहे तो वो इक्विलिब्रियम है। ये ADAS अप्रोच के अकॉर्डिंग। ठीक, इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमारा जो हाउस होल्ड और फर्म है वो जितना एग्रीगेट डिमांड प्लान कर रहा है, या सारे एक्स एंटी वेरिएबल्स हैं। मैं आपको पहले ही बता दी हूँ, अगर हम इस चैप्टर में कुछ पढ़ रहे हैं वो सारे एक्स एंटी वेरिएबल्स हैं। एक्स एंटी वेरिएबल मतलब जो हम फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं। तो हाउस होल्ड और फर्म फ्यूचर में जितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लान कर रहे हैं, उतना ही हमारा जो फर्म है इकोनॉमी में वो आउटपुट प्लान कर रहे हैं। आउटपुट मतलब फर्म उतना ही प्रोड्यूस करना चाह रहा है जितना कि हमारा हाउस होल्ड और फर्म इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड कर रहे हैं। इकोनॉमी की आउटपुट उतनी ही हो रही है जितनी कि हमारी हाउस होल्ड एंड फर्म की डिमांड हो रही है। जितनी हमारी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का प्लानिंग हो रहा है एट अ पीरियड ऑफ टाइम, उतनी ही हमारी आउटपुट होने वाली है इकोनॉमी की। मैं आपको पहले ही बताई थी, आउटपुट और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू इनकम होता है। क्यों? क्योंकि जो भी आउटपुट है इकोनॉमी की, हम लोगों ने पढ़ा वैल्यू एडेड अप्रोच में हमें आउटपुट पता चल रहा था। वो मैं आप इससे रिलेट मत करना, बट मैं आपको स्टिल बता रही हूँ। वैल्यू एडेड अप्रोच में हमें आउटपुट पता चल रहा था। इनकम मेथड में हमें क्या पता चल रहा था कि भाई लोगों का इनकम कितना है, दोनों सेम आता था, दोनों डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम सेम आता था। ठीक वैसे ही इधर भी अगर फर्म कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, उसका जो भी आउटपुट है वो उसे क्या करेगा? रेंट एंड रॉयल्टी, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट में बांट देगा। तो हमारी जो आउटपुट है इकोनॉमी की वही इनकम है भाई। अगर मान लो कोई एक फर्म है, मान लो स्कूल है, छोटा सा स्कूल है, ठीक है, स्कूल का मैं एग्जांपल नहीं लेती हूँ, ठीक है, कोई एक दुकान है, चलो दुकान है। अब दुकान में कुछ ना कुछ आउटपुट, ठीक है, प्रोड्यूस हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है, कुछ ना कुछ आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। ये मैं एक माइक्रो इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से बताइए, पूरे की पूरे इकोनॉमी का यही हाल है।
कुछ ना कुछ आउटपुट प्रोड्यूस हुआ। मान लो 1000 रुपये प्रोड्यूस हुए दुकान में, 1000 रुपये दुकान में 1000 रुपये प्रोड्यूस हुए, ठीक है, एज एन आउटपुट। ये रही वैल्यू ऑफ आउटपुट। उसके बाद उस वैल्यू ऑफ आउटपुट को दुकानदार क्या करेगा? रेंट देगा। अगर कोई उसमें काम कर रहा है उसको वेजेस दिया। कोई मान लो वो लोन लिया है या कुछ भी लिया है तो उसमें वो इंटरेस्ट पे किया। इंटरेस्ट बस लोन लेना या ऐसा नहीं होता है, इंटरेस्ट वो भी होते हैं कि खुद से जो काम कर रहे हैं वो भी। अब चलो उसने अपना भी कुछ फंड लगाया, उस पर भी उसे पैसा मिल रहा है, तो दैट इज़ इंटरेस्ट। एंड प्रॉफिट, अब जो पैसा बच गया, प्रॉफिट के भी 2 पार्ट होते हैं, रिटेन्ड अर्निंग होता है, चलो वो सब आप पर होंगे। अब जो प्रॉफिट हुआ वो अपने पास रख लिया, या तो वो उसे अपने पास रखेगा या और फर्दर इन्वेस्ट करेगा, बात की बात है। अब जो वो 1000 रुपये वैल्यू ऑफ आउटपुट था वही ये इक्वल होगा ना, ये सारे इनकम के पार्ट है। ये हमारी आउटपुट हुई, ये हो गई हमारी आउटपुट, जिसे हम क्यू लिख रहे हैं, एंड ये हो गई हमारी इनकम। आउटपुट और एग्रीगेट सप्लाई, इनकम। और अब इनकम को लोग क्या करेगा? अब किसी के पास रेंट गया तो वो क्या करेगा? वो या तो कंज्यूम करेगा या सेव करेगा। वाई इक्वल टू ये होगा ना। अब इनकम का कोई चौथा चीज़ तो कर नहीं सकता ना, या तो कंज्यूम करोगे या सेव करोगे। एंड दूसरी चीज़ हो गई हमारी क्वांटिटी या वैल्यू ऑफ आउटपुट या एग्रीगेट सप्लाई इकोनॉमी के किसके इक्वल हो गई? इनकम के इक्वल। ये तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर भी मैंने रिपीट किया। तो केन्स के हिसाब से जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, वही हमारे इकोनॉमी का कंजम्पशन एंड सेविंग होगा। ये दोनों इक्वल होंगे। आउटपुट इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, तो हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम। दूसरा अप्रोच सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच के अकॉर्डिंग, अब देखो ADS के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चला? AD इक्वल टू AS इक्वल टू C प्लस S इक्वल टू C प्लस I लिख सकते हैं ना। AD AS को C प्लस S और C प्लस I लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं भाई। दूसरा अप्रोच कुछ नहीं है, बस इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया गया है। अब देखो कंजम्पशन चले गए, बचा क्या? सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। सिंपल सी बात थी। इसमें ये होता है, ये एक्स एंटी वेरिएबल्स हैं सारे, कि ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग हमारी इकोनॉमी में जितनी सेविंग्स हाउस होल्ड प्लान कर रहे हैं, सेविंग्स कौन करता है? हाउस होल्ड करता है। पिछले वीडियो में बताया था मैंने। हाउस होल्ड जितनी सेविंग्स प्लान कर रहे हैं, जो हमारे फर्म्स हैं, उतना ही वो इन्वेस्टमेंट भी प्लान कर रहे हैं। जब दोनों सेम होगा तो एक इक्विलिब्रियम हो गया, ज़्यादा कम होगा तो क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सेविंग्स, इकोनॉमी की सेविंग्स एंड इकोनॉमी की इन्वेस्टमेंट दोनों को इक्वल होना है, ठीक है। ये कुछ अलग से नहीं है, बस इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया गया है, हमारे काम को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। 2 अप्रोच हो गए, पता चल गया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं आपको इस चैप्टर के जो भी अजम्पशंस हैं वो आपको बता रही हूँ। अजम्पशंस, सबसे पहला अजम्पशन, वी आर इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में बस 2 सेक्टर है, उसमें गवर्नमेंट सेक्टर या इंटरनल सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, ठीक है। कौन कौन से सेक्टर्स है? हाउस होल्ड एंड फर्म्स, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट अजम्पशन, हमारी प्राइस कांस्टेंट है। प्राइस कैसी है? कांस्टेंट, प्राइस चेंज नहीं हो रहा। जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसमें हमारी प्राइस चेंज, उसमें हमारा प्राइस चेंज नहीं हो रहा। तीसरा अजम्पशन, शॉर्ट टर्म एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। कौन सा एनालिसिस कर रहे हैं? शॉर्ट टर्म एनालिसिस। एंड चौथा अजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनोमस। हमारा जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो ऑटोनोमस, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। हमारा लेवल ऑफ इनकम कुछ भी रहे,
इकोनॉमी का लेवल ऑफ इनकम कुछ भी रहे, फॉर्म एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट करे जा रहे हैं, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा। मैंने बताया था ना अभी वो क्वेश्चन रिलेटेड था, किससे रिलेटेड था, किस पे डिपेंड कर रहा था, इनकम लेवल पे डिपेंड कर रहा था। हम लोग इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे इकोनॉमी में, सारा इन्वेस्टमेंट क्या है, ऑटोनमस, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। चलो एजम्पशंस हो गए। अब मैं पहले अप्रोच पे आती हूँ कि भाई ये ADAS अप्रोच चीज़ क्या है, क्या होता है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। ADAS अप्रोच ले लो कुछ भी लेवल ऑफ आप एम्प्लॉयमेंट, फिर लो आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर लो आप इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, फिर लो आप सेविंग्स, एग्रीगेट डिमांड ले लो, एग्रीगेट सप्लाई और वाई, यहाँ पे वाई ले लेते हैं, यहाँ पे सी ले लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ वाई को ही AS भी कहते हैं, पता है ना, फिर भी एक बार और AS भी ले लो आप। चलो एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ 0, 100, 200, 300, 400, 500, लेवल ऑफ इनकम भी 0, 100, 200, 300, 400, 500। कंजम्पशन लेवल ऑफ इनकम भले 0 है, कुछ ना कुछ लेवल ऑफ कंजम्पशन होगा, जिसे ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। 120, 200, 280, 360, 440। इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं हम लोग, कुछ भी 20 ले लो आप। सेविंग्स, सेविंग्स इक्वल्स टू क्या होता है, y इक्वल टू सी प्लस एस होता है, s इक्वल टू वाई माइनस सी। सेविंग क्या होगा, -40, -20, 0, 20, 40, 60। AD हमारा कितना होगा, AD इक्वल टू सी प्लस आई होता है ना, 60, 140, 220, 300, 380, 460। AS कितना होगा, जीरो, 100, 200, 300, 400, 500। रिमार्क्स एक यहाँ लिख दो, रिमार्क्स। अब इन दोनों को आप एनालाइज करो। यहाँ क्या है भाई, हमारी AD 60 है, AS 0 है। एग्रीगेट डिमांड कितनी, 60, एग्रीगेट सप्लाई 0। तो AD क्या है, AS से बड़ा है भाई। अब देखो यहाँ भी AD AS से बड़ा है, यहाँ भी AD AS से बड़ा है। यहाँ देखो AD इक्वल टू AS है, दिख रहा है। यहाँ देखो फिर AD AS से छोटा हो गया, AD AS से छोटा हो गया। अब अकॉर्डिंग टू केनेसियन एनालिसिस हम लोगों ने जो ADAS अप्रोच के बारे में पढ़ा, हमारी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम किस लेवल ऑफ आउटपुट पे होगा, ये दिख रहा है, दिख रहा है ये। यहाँ पे हमारा एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई है, एंड इस लेवल पे हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। ये हो गया हमारा शेड्यूल। अब हम इसे ग्राफ के हेल्प से पढ़ते हैं। ज़्यादातर वैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन शेड्यूल से भी आ सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केस में जैसा मैंने ऑब्जर्व करा है उसमें ग्राफ से क्वेश्चन आता है। शेड्यूल भी आपको पता होना चाहिए।
चलो ग्राफ बनाओ अब। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एग्रीगेट सप्लाई, वाई लिख दो। इधर हो गया हमारा एग्रीगेट डिमांड, ये हो गया हमारा इनकम, ये हो गया ओरिजिन। चलो अब एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ बनाओ। हेलो ये पॉइंट दिख रहा है, ये हो गया हमारा एडी का ग्राफ, ये हो गया हमारा एडी का ग्राफ। एडी का ग्राफ किससे कंप्राइज होता है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट से। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट का ही सम होता है एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि हम लोग 2 सेक्टर इकोनॉमी में है एंड हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। हमने एजम्पशन में ही ले रखा है कि हमारा इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट। तो मेनली एडी किससे हो रहा है डिराइव? हमारे कंजम्पशन से हो रहा है। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट से पहले, जिसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कह रहे हैं, इससे पहले हमारे एडी और एएस का क्या हाल है? ये हो गया हमारा एएस का 45 डिग्री जो है, एएस 45 डिग्री फॉर्म करता है, मैंने बताया था पहले ही। एंड ये हमारा एडी क्या देख के पता चल रहा है भाई? इस लेवल ऑफ पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है, ये तो पता चल गया कि भाई एडी उतना ही है जितना एएस होना चाहिए। इस पॉइंट के पहले अब देखो एग्रीगेट डिमांड क्या है एंड एग्रीगेट सप्लाई क्या है, क्या पता चल रहा है? ये है हमारा लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड ये है हमारा लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। इस लेवल ऑफ इनकम पे y1 पे यहाँ हमारा एग्रीगेट डिमांड है एंड ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई है। इसे मैं AD1 कर दूँ एंड ये AS है। क्या पता चल रहा है भाई कि इस पॉइंट पे, इस लेवल ऑफ इनकम पे हमारे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बीच गैप है। कितना गैप है? इतना गैप है। ये देख रहे हो आप, ये जो गैप है ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे हमारी एडी एएस से ज़्यादा है। एएस इतना ही है, एएस का ग्राफ कौन सा है? ये वाला है। एएस यहीं पे ख़त्म हो गया। एग्रीगेट डिमांड देखो यहाँ पे है, समझ में आ रहा है? इस पॉइंट पे हमारा एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। बिफोर इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है। इससे क्या होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप ये समझो। एंड इस पॉइंट के बाद अगर हम देखें तो हमारा एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है एग्रीगेट डिमांड से। गैप दिख रहा है ना, ये धीरे धीरे जो बढ़ता जा रहा है गैप, ये क्या है? हमारा एग्रीगेट डिमांड से बड़ा है एग्रीगेट सप्लाई। एंड इस पॉइंट पे हमारा एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू है एग्रीगेट सप्लाई। अब मैं आपको एडजस्टमेंट मैकेनिज्म समझा रही हूँ। हमारी इकोनॉमी की क्या टेंडेंसी होती है? इकोनॉमी की टेंडेंसी होती है कि मैं हमेशा इक्विलिब्रियम पर हूँ। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है एक ऐसा स्टेट जहाँ पे वो ना बिल्कुल, आप ऐसे समझो ना कि इक्विलिब्रियम आप क्या समझते हो? एक ऐसा स्टेट जहाँ से कोई अपनी पोजीशन को चेंज ना करना चाहे। अगर हम लोग 11th में पढ़ रहे थे सप्लाई इक्वल टू डिमांड एंड वो प्राइस बन रहा था, सप्लाई इक्वल टू डिमांड मतलब क्या? कि उस लेवल ऑफ इनकम के बाद ना तो कोई बहुत ज़्यादा सप्लाई चाह रहा है, ना तो कोई बहुत ज़्यादा सप्लाई चाह रहा है फर्म करे, और ना ही ऐसा कंज्यूमर्स चाह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा डिमांड करें। तो उस लेवल पे हम लोग एक प्राइस सेट कर देते थे कि भाई यहाँ से कोई ऊपर नीचे नहीं होना चाह रहा है। अब हमारी इकोनॉमी का भी वही है। इस लेवल पे एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो गया। इसका मतलब ना तो फर्म बहुत ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना चाह रहा है और ना ही हमारा जो हाउस होल्ड एंड फर्म है वो ना तो बहुत ज़्यादा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चाह रहा है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर चाह रहा है। मतलब जितना
इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड है उतना ही एग्रीगेट सप्लाई भी है। ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इक्विलिब्रियम के पहले के केस को अगर हम देखें, ध्यान से बस सुनते जाओ, कहानी की तरह सोचो। एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। आप मान लो फर्म हो एंड आप ऐसा रियलाइज़ कर रहे हो कि आउटपुट जो हमने प्लान करा है फ्यूचर के लिए उससे ज़्यादा होने वाला है एग्रीगेट डिमांड। इकोनॉमी का हमने जो आउटपुट फ्यूचर के लिए प्लान किया उससे ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड होने वाला है। तो क्या करोगे आप? फर्म के पास ना कुछ इन्वेंट्रीज होते हैं, कुछ इन्वेंट्रीज वो ऐसे रखती है कि भाई अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसमें डिमांड ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए ना, अगर आप कोई दुकानदार को जानते होगे तो वो रखते हैं इन्वेंट्री ऐसा करके। तो सबसे पहले क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हुआ तो फर्म्स अपने इन्वेंट्री को ख़त्म करेंगे एंड वो लेवल ऑफ इन्वेंट्री, मान लो कुछ भी अगर 100 यूनिट है, 100 यूनिट अगर लेवल ऑफ इन्वेंट्री है तो वो फर्म्स अपने पास रखते हैं। अगर कुछ भी ऐसा सिचुएशन आ गया तो सबसे पहले 100 यूनिट को ख़त्म करेंगे। ये अब ऐसा तो थोड़ी करेंगे ना कोई कि अगर मान लो अचानक से डिमांड बढ़ गया मार्केट में एंड हमारे पास कोई बायर आ रहा है, वहाँ से उसको लौटा दिए, ऐसा तो नहीं होगा ना। इकोनॉमी में भी ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए फर्म कुछ ना कुछ इन्वेंट्री प्लान करके रखते हैं। आपने प्लान्ड एंड अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज पढ़ा होगा नेशनल इनकम के मेजरमेंट वाले चैप्टर में, एनसीईआरटी में दिया है और बुक्स में नहीं दिया है। तो वो जो प्लान्ड इन्वेंट्री है वो धीरे धीरे फर्म अपना कम करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई डिमांड ज़्यादा है, हमारा सप्लाई कम है। हमने जो सप्लाई प्लान करा उसमें कुछ ना कुछ इन्वेंट्री भी प्लान करा था, तो वो जो जितना सप्लाई था वो तो हो गया, वो तो एग्रीगेट डिमांड ख़त्म कर दिया। अब जो हमारी इन्वेंट्री थी वो भी ख़त्म होने लग गई। तो फर्म उसके बाद क्या करेगा? वो चाहेगा मैं और ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करूँ, चाहेगा ना। वो चाहेगा ना कि भाई मैं डिमांड को मीट करूँ, सबको ही प्रॉफिट चाहते हैं। तो इस केस में क्या होता है ना कि फर्म का इन्वेंट्री ख़त्म होते जाता है, इसलिए वो क्या करते हैं, अपने आउटपुट को इंक्रीज़ करते हैं। अब यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड ये है एंड एग्रीगेट सप्लाई ये है, तो इस गैप को कवर करने के लिए वो पहले अपना इन्वेंट्री ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। तो ये एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई के पहले वाला सिचुएशन क्या अराइज करवा रहा है कि जो फर्म है वो नियर फ्यूचर में अपने इन्वेंट्रीज को, उसकी जो इन्वेंट्रीज है प्लान्ड इन्वेंट्रीज वो कम होती जाएंगी एंड उन प्लान्ड इन्वेंट्रीज को फिर वापस से अपने इन्वेंट्री को फिर 100 यूनिट पे लाएगा ना। अपने इन्वेंट्री को वापस से उस सिचुएशन पे लाने के लिए, 100 यूनिट पे लाने के लिए वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगा, आउटपुट इंक्रीज़ करेगा। उससे क्या होगा, फर्म है भाई आउटपुट इंक्रीज़ कर रहा है तो क्या होगा, लोगों का इनकम भी इंक्रीज़ होगा, वो बटेगा ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में फिर उसके आउटपुट का पार्ट। तो वही हमारा एग्रीगेट डिमांड अगर एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो तो फिर क्या होगा, वो चाहेंगे, फर्म्स क्या चाहेंगे कि मैं अपने आउटपुट को इंक्रीज़ करूं, कितना इंक्रीज़ करूं, जितना मैं एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई का आउटपुट इंक्रीज़ करेगा तो क्या होगा, इनकम इंक्रीज़ होगा। कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ इस पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। इनकम इंक्रीज हुआ तो धीरे धीरे और एडीबी इंक्रीज हुआ एंड इस पॉइंट पे जाके मिल गया दोनों। यहाँ पे हो गया, इस लेवल ऑफ इनकम पे हो गया एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। मार्कर कहीं भी ख़त्म है। एनीवे, अब इस पॉइंट के बाद देखो क्या सिचुएशन है। इस पॉइंट के बाद हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है, ये पॉइंट एग्रीगेट डिमांड का जो पॉइंट है वो एग्रीगेट सप्लाई से कम है। इसका मतलब क्या समझते हो, अब कोई भी फर्म है, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ आउटपुट रहा प्लान्ड, कुछ ना कुछ प्लान्ड इन्वेंट्रीज है एंड जो हाउस होल्ड्स हैं, जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो भी कुछ ना कुछ प्लान्ड है। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है इकोनॉमी का वो कम हो गया और फर्म का आउटपुट ज़्यादा हो गया। होना ये था, एग्रीगेट डिमांड कम हो गया, आउटपुट ज़्यादा हो गया, फिर क्या होगा, जो हमारे फर्म्स हैं उनके पास ये जो 100 यूनिट का उन्होंने इन्वेंट्री लेवल सेट कर रखा था ना प्लान्ड, वो बढ़ के 100 यूनिट से ज़्यादा 120 यूनिट हो गया, 130 यूनिट हो गया। अब उसके बाद फर्म्स क्या करेंगे, इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा रहना अच्छी चीज़ नहीं है,
इन्वेंट्री एक लेवल पे ही ठीक होता है। इन्वेंट्री अगर बहुत ज़्यादा रहा तो भाई फालतू में हमारा पैसा इधर लगा हुआ है, तो फर्म्स क्या करेंगे, धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन ही कम कर देंगे। अपने इन्वेंट्री को 100 यूनिट पे लाने के लिए फिर क्या करेंगे, वो अपने प्रोडक्शन को ही कम कर देंगे। अगर डिमांड ज़्यादा था, यहाँ पे क्या सिचुएशन था, डिमांड ज़्यादा है तो वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रहे थे, बट यहाँ पे ये सिचुएशन आ गया कि भाई हमारा डिमांड कम हो गया, आउटपुट ज़्यादा है, इन्वेंट्री का लेवल राइज हो गया है, वो इन्वेंट्री प्लान्ड से अनप्लान्ड हो रहा है। तो इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा अगर यहाँ पे लेवल ऑफ इनकम है तो उसे डिक्रीज़ करते करते फिर यहाँ पे ले आएंगे, ये भी डिक्रीज़ होगा एंड यहाँ पे फिर हमारी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगी। इसी को कहते हैं हम लोग एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं वापस से बताती हूँ, चाहेगा क्या, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो। अब इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट के पहले हमारा एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, डिमांड ज़्यादा हो गया सप्लाई से। अब क्या होगा कि जो हमारे फर्म्स हैं वो अपनी उनकी इन्वेंट्रीज धीरे धीरे कम होती जाएंगी। मेन आउटपुट का तो ख़त्म हो गया, सारा बेच दिया, अब इन्वेंट्रीज भी ख़त्म होते जा रहा है। तो उन इन्वेंट्रीज को अपने डिज़ायर्ड लेवल पे वापस लाने के लिए वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। मान लो ये 80 यूनिट हो गया भाई, सब बिक रहा है, तो उस फिर 20 यूनिट के गैप को तो वो करेंगे ना मेंटेन। तो इसके लिए उन्हें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा। आउटपुट बढ़ेगा तो क्या होगा, इनकम बढ़ेगा। यहाँ पहले आउटपुट था, फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ एक लाइन खींच दो। अब मान लो इक्विलिब्रियम यहाँ पे अगर मान लो लेवल ऑफ इनकम ये है, तो एग्रीगेट डिमांड हमारा कम है। एग्रीगेट डिमांड कम है तो क्या हो गया भाई, फर्म के पास अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज हो जाता है, और उन इन्वेंट्रीज को फिर वापस से अपने लेवल पे लाने के लिए वो अपने प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करते हैं। प्रोडक्शन डिक्रीज़ कर रहे हैं मतलब इनकम डिक्रीज़ कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ कर रहे हैं। ये हमारा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट शो करता है। यहाँ अगर AD ज़्यादा है तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, AS ज़्यादा है तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट घटेगा। इट वॉज ऑल अबाउट आवर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अब आज की वीडियो में यहाँ पे ख़त्म करें, कल की क्लास में मैं आपको बताऊँगी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तब तक के लिए आप इसे वापस से एक बार में समझना है, फिर से देखना, फिर ना समझ आए तो बता देना। एंड नोट्स जो बुक में है उसे एक बार नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि ऐसा आता है एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एग्ज़ाम में कि भाई अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो गया या सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा। आप नोट्स एक बार लिख लेना, ग्राफ देख लेना, शेड्यूल देख लेना। फिर मिलते कल के वीडियो में सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच के साथ। तब तक के लिए